कभी सोचा है कि मन में आया एक छोटा सा सवाल एक बहुत बड़ी खोज में कैसे बदल जाता है? तो आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं जिसे हम कहते हैं रिसर्च। और ये सिर्फ लैब कोट पहने वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हम सबको अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो असल में रिसर्च है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये सवाल पूछने और उनका जवाब ढूंढने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। बात सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की नहीं है, बल्कि उस जानकारी को समझने की, उसे एनालाइज करने की और फिर उससे कुछ मतलब निकालने की है। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम रिसर्च के बड़े कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे एक बहुत ही खास और पावरफुल टूल तक पहुंचेंगे जिसका नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये हमें दिखाता है कि कैसे हम अपने आइडियाज को सबूतों की कसौटी पर कसते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव रिसर्च आखिर है क्या? ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। वो क्या चीज़ है जो किसी भी जांच को रिसर्च बनाती है? ये सिर्फ कुछ देख लेने या महसूस कर लेने से कहीं ज्यादा है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिसर्च सिस्टमैटिक और लॉजिकल होती है। ये सिर्फ किसी की राय पर नहीं चलती। मतलब ये कहने के बजाय कि मुझे लगता है कि लोगों को लाल कारें ज़्यादा पसंद है, एक रिसर्चर ये पता लगाएगा कि असल में कितनी लाल कारें बिकी, क्यों बिकी और उन्हें किसने खरीदा। और बढ़िया बात यह है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा नए सवालों को जन्म देती है और हमारा ज्ञान लगातार बढ़ता रहता है। चलिए अब दो ऐसे शब्दों की बात करते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं और अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनके मतलब बहुत अलग है। मेथोडोलॉजी और मेथड। तो देखिए, मेथोडोलॉजी है क्यों। ये आपकी रिसर्च के पीछे की बड़ी पिक्चर, उसकी फिलॉसफी और स्ट्रैटेजी है। दूसरी तरफ मेथड है कैसे, यानी वो असल टूल्स और तरीके जिनका इस्तेमाल आप डेटा इकट्ठा करने के लिए करते हैं, जैसे कि सर्वे करना, इंटरव्यू लेना या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करना। और ये एनालॉजी तो मतलब एकदम परफेक्ट बैठती है। ब्लूप्रिंट यानी मेथोडोलॉजी आपको बताता है कि घर कैसा दिखना चाहिए और क्यों, जबकि टूल्स यानी मेथड वो चीजें हैं जिनसे आप सच में उस घर को बनाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब जब हम क्यों और कैसे के बीच का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये डेटा इकट्ठा करने के दो मुख्य तरीकों पर कैसे लागू होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसे समझने के लिए मान लीजिए एक नई कॉफ़ी शॉप खुली है। क्वालिटेटिव रिसर्च आपको बताएगा कि लोगों को कॉफ़ी का स्वाद और दुकान का माहौल कैसा महसूस हो रहा है, उनकी कहानियाँ क्या हैं। वहीं क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको बताएगा कि कितने लोग रोज आते हैं और वो औसतन कितना खर्च करते हैं। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, बस वो अलग अलग तरह के सवालों के जवाब देते हैं। और जब बात आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च की, यानी नंबर्स और डेटा की, तो एक टूल है जो सबसे ऊपर खड़ा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये हमें अपनी मान्यताओं को टेस्ट करने और डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का दिल इसी एक सवाल का जवाब देने में है। देखिए, जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो हम आमतौर पर पूरी आबादी की बजाय एक छोटे ग्रुप यानी एक सैंपल पर स्टडी करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें ये तय करने में मदद करता है कि हमारे सैंपल से मिले नतीजे वाकई किसी बड़ी सच्चाई का संकेत है या फिर ये बस एक इत्तेफाक है। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी दावे या आइडिया को टेस्ट करने का एक फॉर्मल तरीका है। हम एक अंदाजा लगाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर आंकड़ों का इस्तेमाल करके देखते हैं कि हमारा डेटा उस अंदाजे को सपोर्ट करता है या नहीं। हर हाइपोथेसिस टेस्ट इन दो विरोधी आइडियाज से शुरू होता है। मान लीजिए हम एक नई दवा का टेस्ट कर रहे हैं, तो नल हाइपोथेसिस H0 कहेगा इस दवा का कोई असर नहीं है। ये एक तरह से स्टेटस को है। वहीं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 वो है जिसे हम साबित करना चाहते हैं, यानी इस दवा का असर है। हमारा लक्ष्य ये देखना होता है कि क्या हमारे पास नल हाइपोथेसिस को गलत साबित करने के लिए काफी सबूत है। तो असल में हम किसी आइडिया को टेस्ट कैसे करते हैं? ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, ये बहुत ही व्यवस्थित है। चलिए उन स्टेप्स पर नजर डालते हैं जो रिसर्चर्स अपनाते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये निष्पक्षता को पक्का करती है। सबसे पहले आप अपनी परिकल्पनाएं बताते हैं, आप क्या टेस्ट कर रहे हैं। फिर आप सबूत का अपना एक स्टैंडर्ड यानी अल्फा पहले से तय करते हैं। डेटा इकट्ठा करके और उसे एनालाइज करने के बाद आप पी वैल्यू निकालते हैं, जो आपके सबूतों की ताकत को मापता है।
और आखिर में आप इस पी वैल्यू की तुलना अपने स्टैंडर्ड से करते हैं ताकि ये तय हो सके कि आपका शुरुआती अंदाजा सही था या नहीं। ये पूरी तरह से सबूतों के आधार पर फैसले लेने के बारे में है। ये फ्लोचार्ट रिसर्च के पूरे सफ़र को दिखाता है। देखिए, ये एक रिसर्च प्रॉब्लम को पहचानने से शुरू होता है, फिर मौजूदा जानकारी की समीक्षा होती है, हाइपोथेसिस बनता है, डेटा इकट्ठा होता है और आखिर में नतीजों की व्याख्या होती है। जैसा कि देखा जा सकता है, हाइपोथेसिस बनाना और उसे टेस्ट करना इस प्रक्रिया का दिल है जो हमारी खोज को आगे बढ़ाता है। पी वैल्यू शायद सबसे ज़रूरी लेकिन सबसे ज़्यादा गलत समझे जाने वाले नतीजों में से एक है। ये आपके डेटा के सरप्राइज फैक्टर का एक माप है। ये सवाल पूछता है, अगर सच में कुछ नहीं हो रहा होता यानी नल हाइपोथेसिस सही होता तो क्या हमें ऐसे नतीजे मिलने की ज़रा भी उम्मीद होती? एक छोटी पी वैल्यू कहती है, नहीं, इसकी उम्मीद तो ना के बराबर थी। और यही बात हमें नल हाइपोथेसिस पर शक करने की वजह देती है। अल्फा या सार्थकता का स्तर वो लाइन है जिसे हम पहले ही खींच देते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले हम कहते हैं, अगर पी वैल्यू इस लाइन के नीचे आती है तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस को खारिज करने के लिए काफ़ी सबूत होंगे। ये एक पहले से तय किया गया फैसले का नियम है। कोई भी टेस्ट एकदम परफेक्ट नहीं होता, हमेशा गलती की गुंजाइश होती है। एक टाइप आई एरर फॉल्स अलार्म की तरह है। आपको लगता है कि आपको कुछ मिल गया है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। और एक टाइप 2 एरर मिस्ड डिटेक्शन है। एक असली असर तो है, पर आपका टेस्ट उसे पकड़ नहीं पाया। इन दोनों के बीच हमेशा एक संतुलन बनाना पड़ता है। ठीक है, ये सब थ्योरी में तो बड़ा दिलचस्प लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारे चारों ओर की दुनिया में हर जगह है। दवा से लेकर बिजनेस तक ये बड़े बड़े फैसले अंदाजे पर नहीं लिए जाते। कंपनियां हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इस्तेमाल करती हैं, ये देखने के लिए कि क्या नया विज्ञापन काम कर रहा है। डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि क्या कोई नया इलाज असरदार है। सरकारें इसका इस्तेमाल करती हैं ये परखने के लिए कि उनकी नीतियां काम कर रही हैं या नहीं। ये सबूत पर आधारित फैसले लेने की रीढ़ है। लेकिन ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। अगर आपका सैंपल ही ठीक नहीं है तो आपके नतीजे भी गुमराह करने वाले हो सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, सिर्फ इसलिए कि कोई नतीजा सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यावहारिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो। एक बहुत बड़े सैंपल के साथ छोटे छोटे बेकार अंतर भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण दिख सकते हैं। इसलिए संदर्भ हमेशा मायने रखता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। रिसर्च हमें नंबर दे सकती है, लेकिन उन नंबरों का मतलब निकालने और ये तय करने के लिए कि असल दुनिया में उनका क्या असर होगा, इंसानी सूझबूझ की ज़रूरत होती है। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि कोई असर मौजूद है, हमें ये भी पूछना होगा कि क्या ये असर वाकई कोई मायने रखता है। बस यहीं पर डेटा और इंसानी समझ का मिलन होता है। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।